हाँ जी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी स्टूडेंट्स। आज हमारे पास है कॉन्सेप्ट, लास्ट आर्टिकल है हमारी यूनिट का, एंड दैट आर्टिकल इज कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। देखिए, मैं आपको एक सीधी सीधी बात बताता हूँ कि कैपेसिटेंस हर सिचुएशन में इंक्रीज हुआ। हर सिचुएशन का मतलब है कि चाहे आप कंडक्टिंग स्लैब रख के काम कर लो, चाहे आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख के काम कर लो, कैपेसिटेंस दोनों सिचुएशन में इंक्रीज ही होगा। ठीक है ना। यानी कि जब मैं बात करता हूं कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंड कंडक्टिंग स्लैब, तो दोनों सिचुएशन में कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, यहां मेरे पास दो कंडीशन है। एक तो यहाँ पे एयर की प्रेजेंस है, दूसरी प्रेजेंस है मेरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के इक्वल, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके बराबर है, के इक्वल है। इसमें मैं आपको कुछ स्पेशल बातें भी ऐड करवाऊंगा, आप ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, अब देखो बच्चा, हमने क्या किया कि इसकी जो थिकनेस है वो हमने मान ली टी के बराबर। टी, लेट अस कंसीडर टी बी द थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब की मैंने जो थिकनेस मानी है वो टी के बराबर मानी है। यानी कि इन दोनों प्लेट्स के बीच, जिसकी एक प्लेट की चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है, दूसरी प्लेट की चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है, इन दोनों प्लेट्स के बीच एयर कितनी दूरी में रही है, एयर की थिकनेस कितनी रही है मेरे पास, पहले सेपरेशन कितनी थी, डी के बराबर। तो अब यहाँ पे टी थिकनेस में तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ गई है, तो डी माइनस टी जो थिकनेस है वो किसके लिए है, एयर के लिए है। एयर की प्रेजेंस में मैंने कैपेसिटेंस लिया था सी नोट, पोटेंशियल लिया वी नोट, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिया ई नोट की वैल्यू। ठीक है, और सी नोट कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ एयर मेरे पास था एप्सिलॉन नोट ए बाय डी के इक्वल, जिसमें एप्सिलॉन नोट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ए है एरिया ऑफ ईच प्लेट, एंड डी इज द सेपरेशन बिटवीन दीज टू प्लेट. But while calculating the potential with dielectric slab, I have to find the value of potential. देखो बच्चा, आप एक बात याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का एक्चुअल रिलेशन ये है माइनस dv by dr. dv by dr को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का नेगेटिव किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है बच्चा, नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट के, नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर इसका मैग्नीट्यूड देखा जाए तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो केवल और केवल पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, लेंथ के डायमेंशन कई जगह एल भी लिया होता है, कई जगह लेंथ के लिए आर भी लिया होता है, कई जगह लेंथ के लिए केवल एक्स भी लिया होता है, कई जगह लेंथ के लिए केवल वाई भी लिया होता है, कई जगह लेंथ के लिए केवल जेड भी लिया होता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है आपको डायमेंशंस केवल किसके लेने बेटा, लेंथ के ही लेने हैं। डायमेंशंस आपको केवल किसके लेने हैं, लेंथ के ही लेने हैं। यानी कि मैंने क्या कहा, E इज इक्वल टू वी बाय एल, वी बाय एल, मैंने यही बात कही ना आपको। तो आप मेरे को ये बताइए कि V किसके इक्वल होगा यहाँ पे, V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, और ये क्या है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, E इज इक्वल टू वी बाय एल, ये मैग्नीट्यूड है बेटा। अगर हाँ आप एक्चुअल वैल्यू की बात करते हैं तो E इज माइनस डी वी बाई डी आर। अब देखो बच्चों, मुझे क्या प्रेजेंटेशन है, अब मैंने क्या कहा कि पोटेंशियल इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, पोटेंशियल किसके इक्वल होगा जी, अब टोटल पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल ड्यू टू एयर। जब मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर दी तो वहां पे कुछ एयर भी है और दूसरा मेरे पास डाइलेक्ट्रिक भी है। ठीक है जी, तो पोटेंशियल इन एयर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर कितना है, ई नोट, और थिकनेस ऑफ एयर मैंने मानी है यहाँ पे कितनी बाकी बची है, डी माइनस टी। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक में कितना लिया है, ई के इक्वल। कैपेसिटेंस कितना लिया है, सी के इक्वल। पोटेंशियल कितना लिया है, वी के इक्वल। ठीक है जी, अब देखो प्लस डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई, और थिकनेस कितनी है डाइलेक्ट्रिक की, टी, दैट शुड बी द टोटल पोटेंशियल। यानी कि पोटेंशियल ड्यू टू एयर प्लस पोटेंशियल ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक इन सेकंड सिचुएशन। इस सिचुएशन की बात मैंने करी है यहाँ पे, इस सिचुएशन की। ठीक है ना जी, इस सिचुएशन की मैंने आपके सामने बात करी। अब आपको पता है कि
आपकी अप्लाइड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किसके इक्वल होना चाहिए? वो अप्लाइड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है आपकी? ई नोट। रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई। दिस शुड बी इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, यानी कि यहां से रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? ई नोट बाय के इक्वल, ई नोट बाय के इक्वल। बच्चा ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ साथ साथ आप नोट करते जाया करो कि ये ई नोट जो है ये आपकी अप्लाइड वैल्यू है, ठीक है ना? और ये जो ई है ये रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ई किसके इक्वल है? ई नोट माइनस किसके इक्वल? ईपी। ईपी इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है ना जी? अब ई की वैल्यू ई नोट बाई के आप यहाँ पे रखो, यहाँ पे ये वैल्यू रखो और वैल्यू रख के देखो क्या चेंज आया, वो चेंज हमारे सामने रखो उसको। तो v इज इक्वल टू क्या बना? ई नोट इंटू टी माइनस टी प्लस ई की वैल्यू कितनी है बेटा? ई नोट बाय के और इंटू क्या आ गया बेटा? टी के इक्वल। ई नोट बाय के और इंटू टी, जैसा कि हमने कंडक्टिंग स्लैब में किया था बच्चे। कंडक्टिंग स्लैब में हमने क्या किया था? कंडक्टिंग स्लैब के लिए हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या कहा था? जीरो कहा था। क्यों? क्योंकि जितना फील्ड आप अप्लाई करते हैं उतने ही चार्जेस वहां पे क्या हो जाते हैं? इंड्यूस हो जाते हैं। बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हमने कहा था कि डाइलेक्ट्रिक हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन एक्सेस अमाउंट, यानी कि ये करंट के लिए कंस्टिट्यूट नहीं करता, बट अंडर कंडीशन, एक कंडीशन के अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने में इंड्यूस होने देता है, ठीक है? तो यहाँ पे जितना आप अप्लाई करते हो उतना वैल्यू किसका नहीं बनता? उतना इसके इंड्यूस्ड का वैल्यू नहीं बनता। दैट्स व्हाई देयर इज सम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी। दैट्स व्हाई आई से देयर इज सम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डायलेक्ट्रिक। चलो अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां से ई नोट मेरा कॉमन है जी। ई नोट को जैसे ही मैंने कॉमन लिया डी माइनस टी और प्लस क्या बचा मेरा? टी बाई के इक्वल, टी बाई के इक्वल। अब आपको पता है ई नोट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर कितना रहना चाहिए? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज अपॉन एरिया। तो ई नोट की जो वैल्यू है वो है Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नोट। ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए। जैसे ही वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नोट, अंदर है आपके पास T माइनस टी। मैं इसको यहाँ से माइनस टी कॉमन ले लेता हूँ, माइनस टी कॉमन लूँ तो 1 माइनस 1 बाई के मेरे पास बाकी बचता है। दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल। ये मेरा क्या हो बेटा? पोटेंशियल आ गया। अब आपको पता है ना बेटा कि मैंने आपको कहा था कि कैपेसिटेंस वाले चैप्टर के लिए रामबाण फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। वो फॉर्मूला क्या था? Q इज इक्वल टू C इंटू V। यही फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए कैपेसिटेंस निकाल लो। कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू होगा आपके पास Q बाय V। C इज इक्वल टू Q बाय V। तो यहां से स्टार्ट करते हैं ऊपर ऊपर से, ठीक है? यहाँ अपना एरिया बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना जी? जितना एरिया हमें मिलता है उतना एरिया अपना रिजर्व कर लेते हैं, ठीक है? तो देखिए जी, मैंने कहा C इज इक्वल टू Q बाय V। V की वैल्यू लिखते जाइए जी, बहुत बड़ी वैल्यू है। Q अपॉन एप्सिलॉन नोट इंटू A और इंटू D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K। यही वैल्यू बनेगी ना? नहीं, ये तो नीचे चला जाएगा, ठीक है जी? ये मल्टीप्लिकेशन में था तो ये डिवीजन में जाएगा जी, ठीक है? अच्छा, तो यानी कि यहाँ पे ये हमारे पास बन जाएगा d माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के। और ये लीजिए जी ब्रैकेट, हमने q से q कैंसिल हो गया। कैपेसिटेंस हमारे पास आया एप्सिलॉन नोट a अपॉन d माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के। 1 माइनस 1 अपॉन के की वैल्यू तो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है? इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी, ठीक है? आपको पता है ना k इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये बात भी आप यहाँ पे याद रखें कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। तो अब हमारे पास क्या बना कि अगर मैं यहाँ से d कॉमन ले लूं तो c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट a बाय d। मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास 1 माइनस टी बाय d और इंटू 1 माइनस 1 अपॉन k,
ठीक है ना जी, 1 माइनस 1 अपॉन के, ठीक है। तो यानी कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D, मेरा अलग निकाल लिया मैंने, नीचे रख लिया 1 माइनस T बाय D, क्योंकि K की वैल्यू तो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। तो 1 होगी तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो 1 माइनस ही रहेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो यानी कि ये पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, मतलब ये अंदर वाली जो वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो ये आपके पास किसके इक्वल हुआ, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A बाय D किसके बराबर है, C नोट के बराबर है। तो C नोट डिवाइड बाय 1 माइनस T बाय D लिख रहा हूँ इनिशियली इसको, T बाय D, एक बार मेरी कैलकुलेशन के लिए। तो अब आप यहां से देखो कि C बड़ा है कि C नोट बड़ा है। आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान से देखें तो आपको C इंटू 1 माइनस T बाय D किसके इक्वल आ रहा है, C नोट के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो C बड़ा है कि C नोट, ऑफ कोर्स C बड़ा है, क्योंकि वो 1 से कम होके भी 1 के बराबर आ रहा है, तो C इज ग्रेटर देन किससे, C नोट से, C इज ग्रेटर देन C नोट, ठीक है ना। यानी कि कैपेसिटेंस C क्या है बेटा, capacitance in presence of dielectric is greater than capacitance in presence of air. Capacitance in presence of dielectric is greater than capacitance in presence of क्या, एयर। एयर की प्रेजेंस में जो कैपेसिटर होगा उससे वैल्यू क्या होगी बेटा, बड़ी रहेगी उसकी, ठीक है ना बच्चा। अब देखो बेटा, जब मैं यहाँ पे काम कर रहा था तो मेरे को एक बहुत ही अच्छी चीज नजर आई। वो अच्छी चीज क्या है, उस पर हमें कैसे काम करना है, चलो जी अब हम देखते हैं उस बात को जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए जी, देखिए मैंने कहा कि K जो है वो पॉजिटिव रहता है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। एक्चुअल में मेरे पास जो रिलेशन था वो था C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय क्या था जी, D मैंने अगर कॉमन ना लिया होता तो D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 बाई K, यही था ना मेरे पास रिलेशन, ठीक है जी, यही रिलेशन था मेरे पास। अगर इफ T becomes equal to D, अगर T मतलब थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब becomes equal to इसके बीच में, दोनों प्लेट्स के बीच जो गैप है उस गैप के इक्वल हो जाए, तो ये T क्या है, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब दैट becomes equal to गैप बिटवीन द प्लेट्स, मतलब ये पूरी फिक्स हो जाए दोनों प्लेट्स के बीच, है ना। अगर दोनों प्लेट्स के बीच फिक्स हो जाए तो C की वैल्यू कितनी रहेगी, एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T की वैल्यू भी D है, ठीक है। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा D बाय K, D से D कैंसिल हो गया और ये आ गया K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाय D के इक्वल, दिस इज K टाइम्स कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस। ये आपके पास एक रिजल्ट और बन के आ गया। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि T आपका D के इक्वल हो जाए, अगर T आपका D के इक्वल हो जाए तो फिर बात कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। अब दूसरा एक सिचुएशन और भी हो सकता था, यहाँ पे दूसरा क्या सिचुएशन हो सकता था, हाँ जी सॉरी बच्चा पार्टी, वो थोड़ा नेटवर्क इश्यूज हो गए थे बेटा। हाँ जी, मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ। देखिए जी, मैं आपको रिजल्ट बता रहा था और वो रिजल्ट मेरे पास कुछ इस तरह के थे, मैं अभी प्रेजेंट कर देता हूँ आपके सामने। हाँ जी, अब मेरी आवाज सही आ रही है आप लोगों तक, हाँ जी मेरी आवाज सुन रही है बेटा, हाँ जी सर। चलो ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। देखो बच्चा, मैं लास्ट जो आपको रिजल्ट बता रहा था, वो लास्ट जो रिजल्ट था मेरे पास था कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय, मेरे पास था D माइनस P इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K, ये मेरा जो रिजल्ट था। एक बात तो मैंने आपको कही कि इफ T इज इक्वल टू D, मतलब जो थिकनेस है, या आप ये कहिए कि दोनों प्लेट्स के बीच बिल्कुल फिट बैठा है अपॉन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो आपका जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स बन जाता है कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस के, कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस के K टाइम्स बन जाता है। अब अगर आपकी थिकनेस T इज इक्वल टू 0 हो जाए,
t इज इक्वल टू, अगर 0 हो जाए तो ऑफ कोर्स क्या होगा, c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई d बन जाएगा। c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई d के इक्वल होगा बेटा, ठीक है ना। और दूसरा एक कंडीशन और भी हो सकती है कि इफ t becomes equal to d by 2, ऐसा भी हो सकता है जी कि t जो है थिकनेस जो है वो किसके बराबर हो जाए, दोनों प्लेट्स के बीच जो गैप था उसका हाफ हो जाए, तो फिर c is equal to epsilon naught a by d minus d by 2 into 1 minus 1 upon k, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा epsilon naught a डिवाइड बाय d माइनस d बाय 2 और प्लस d बाय 2 इंटू के। तो यानी कि ये आपके पास बना जी एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d बाय 2 प्लस d बाय 2 इंटू के। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, जो एलसीएम आ रहा है आपके पास, एलसीएम आ रहा है जी 2k जो ऊपर आ जाएगा, तो ये d इंटू के प्लस d है ना, तो 2k ऊपर आ जाएगा जी, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन नॉट a इंटू 2k और d कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा जी 1 प्लस k के इक्वल, दिस इज कैपेसिटेंस, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो आप यहां से ये भी कह सकते हैं कि c जो आया है वो आपका एप्सिलॉन नॉट a बाय d और इंटू 2k अपॉन k प्लस 1, तो एप्सिलॉन नॉट a बाय d दिस इज कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस into 2k by k plus 1, ये आपका कैपेसिटेंस है। This is all about the capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric slab। तो कितने बच्चों को समझ में आया, फटाफट से मुझे मैसेज कर दीजिए, फिर मैं तब तक आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल बना देता हूँ, और न्यूमेरिकल बनाने के बाद मैं आपको कुछ एक स्पेशल बातें भी बताऊंगा, तो वो बातें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। इस चैप्टर के बहुत ही अच्छे अच्छे फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इसके बाद, ठीक है ना। देखिए जी वो फैक्ट्स क्या क्या हैं आपके, ठीक है। हाँ जी, देखो जी, एक न्यूमेरिकल मैं बनाने वाला हूं जी, आपकी प्रदीप की बुक में मेंशन है वो न्यूमेरिकल, है ना। तो ऐसा ही न्यूमेरिकल मैं आपके लिए लेके आया हूं, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे बेस्ड, कि मेरे पास एक सिस्टम दिया गया है कुछ इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का एक सिस्टम दिया गया है मेरे को, और इस सिस्टम में यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 मेंशन है मेरे पास, और ये है मेरा K2 मेंशन, ये D1 लेंथ के लिए है और ये D2 लेंथ के लिए, ठीक है। कहता है कि फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 पैरेलल प्लेट्स, ये मेरे पास 3 पैरेलल प्लेट्स है, 1 2 and 3, these 3 are the parallel plates, each of area A, हर एक का एरिया A के बराबर है, इसका भी एरिया A के बराबर है, इसका भी एरिया A के बराबर है, इसका भी एरिया A के बराबर है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D1 and D2, ठीक है, कि the space between them is filled with dielectric of relative dielectric constant K1 and K2, the dielectric constant of free space is epsilon naught, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है कैपेसिटेंस इस सिस्टम का, देखो बेटा दोनों के दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट जुड़े हैं, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, आप बताइए मुझे, C1 कितना होना चाहिए, आप सभी को पता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो एप्सिलॉन नॉट A बाय D से, तो D की जगह पे यहाँ पे वर्ड है D1, और इसका कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए C2, दैट इज इक्वल टू K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D2, सही बात है कि नहीं है। अब दोनों के दोनों एक साथ जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, अब सीरीज में जब जुड़े होते हैं तो माँ वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है रिजल्टेंट निकालने के लिए, रिजल्टेंट निकालने के लिए मम्मी वाला फॉर्मूला, मल्टीप्लिकेशन मतलब C1 C2 और डिवाइड बाय एडिशन C1 प्लस C2 डिवाइड बाय एडिशन, तो लगाइए फॉर्मूला और सॉल्व कर लीजिए, एक रिजल्ट बन के आपके सामने आएगा C1 इंटू C2 यानी कि K1 K2, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर A स्क्वायर डिवाइड बाय D1 इंटू D2, ये तो दोनों के प्रोडक्ट आ गई जी। अब दोनों का सम भी लेना होगा आपको,
तो सम जब आप लेंगे तो K1 D2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए प्लस K2 D1 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए और डिवाइड बाय D1 इंटू D2, तो ये यहाँ चला जाएगा जी प्रोडक्ट में D1 इंटू D2, तो D1 इंटू D2 कैंसिल कर देगा जी। अब ऊपर देखो बच्चा K1 K2 एप्सिलॉन नॉट और का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाय क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से एप्सिलॉन नॉट इंटू ए कॉमन आ रहा है, तो K1 D2 प्लस D2 D1 K2 सही है। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ए तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बाकी बचा जी K1 K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, है ना। तो एरिया भी यहाँ ठीक है जी, हाँ जी, तो यानी कि यहाँ पे K1 K2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए और डिवाइड बाय K2 K1 D2 K1 D2 प्लस D1 K2, ये आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है ना, ये आपके पास क्या आ गई वैल्यू आ गई, ठीक है जी। तो आप इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो आपके सामने होगा, ठीक है। आप बहुत इजीली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस सिचुएशन में, ठीक है ना। चलो जी देखो, अब नेक्स्ट देखो बेटा, देखो बेटा नेक्स्ट जो मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ इस कॉन्सेप्ट के बारे में, कितने बच्चों को समझ में आया था मैं वो देख लेता हूँ। कि निशांत परमार का मैसेज आया था, सुखलीन प्रिंस चौहान सर डाउट है, हाँ जी बताओ क्या डाउट था बेटा। वंशिका, महक, अंशु पठानिया, भवजोत, ऑलमोस्ट समझ में आ गया, चलो ठीक है। और हाँ जी प्रिंस जी बताइए जी क्या डाउट था जी, मैं अभी ले लेता हूँ जी डाउट आपका। सर एक नया जी 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 बोलिए, आपकी आवाज सही नहीं आ रही बेटा। जो एक रिजल्ट था ना C इक्वल्स टू K E नॉट, हाँ हाँ हाँ, हाँ जी सर वो रिजल्ट नहीं पता लगा वो। अच्छा वो रिजल्ट निकालना था। देखो बच्चों मैं आप सभी को, वो बीच में नेटवर्क इश्यूज हो गए थे हमारे, तो थोड़ी प्रॉब्लम बनी। मैं आपको एक बार ब्रीफिंग कर देता हूँ कि आपको सबसे पहले पोटेंशियल निकालना होगा, पोटेंशियल ड्यू टू एयर प्लस पोटेंशियल ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब देखो बेटा आपका जो एयर है वो थिकनेस है D माइनस टी के इक्वल, जिसमें T जो थिकनेस है वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने माना E और उसकी थिकनेस है बेटा T के इक्वल, उसकी जो थिकनेस है बच्चा पार्टी वो है T के इक्वल। अब देखो बेटा मुझे पता था कि E नोट बाय K मतलब अप्लाइड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल। तो यहां से E की वैल्यू जो मेरी बनी वो बनी E नोट बाय K के इक्वल, E नोट बाय K के इक्वल। ये वैल्यू मुझे यहाँ पे रखनी है, तो ये वैल्यू बन जाएगी E नोट बाय K। तो यहां से कॉमन आता है E नोट और कॉन्सेप्ट बन जाता है D माइनस टी प्लस टी बाई के, दिस इज इक्वल टू V। अब E नोट की वैल्यू मेरे को पता होता है, वो वैल्यू है जी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। E नोट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो D माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है ना जी। तो अब देखिए सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, तो Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नोट और D माइनस टी प्लस टी बाई के इक्वल, टी बाई के इक्वल, दिस इज इक्वल टू V। अब आपको क्या चाहिए, आपको कैपेसिटेंस चाहिए। कैपेसिटेंस क्या होता है, C इज इक्वल टू क्या होता है बेटा Q बाई V, ठीक है ना। तो Q बाय V की वैल्यू क्या है Q और A इंटू एप्सिलॉन नोट और अंदर है यहाँ पे D कॉमन, D माइनस टी कॉमन ले लो तो 1 माइनस 1 बाई के, और ये देखो ये आपके पास कॉन्सेप्ट बन गया, Q से Q गया, आपका कैपेसिटेंस जो बना वो एप्सिलॉन नोट A बाय D माइनस टी, टी यहाँ से कॉमन लेके देख लो बच्चों क्या बन रहा है, माइनस टी कॉमन ले लो तो ये तो हो गया प्लस, तो ये बच गया 1 और ये हो गया बेटा माइनस, तो माइनस 1 अपॉन के, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाता है बेटा कैपेसिटेंस, यानी कि फाइनल रिजल्ट जो होता है ना बच्चा पार्टी,
वो आपका यही होता है कि एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। अब आपको क्या करना है कि d इज इक्वल टू टी रखना है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि t इज इक्वल टू 0 रखना है। नंबर तीसरी बात कि t इज इक्वल टू d/2 इसमें रख के आपको वैल्यूज चेक करनी है। अब बताओ बेटा, अब आपको समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, अब बताओ बच्चों कि आपको समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट से बताओ बेटा मेरे को, है ना? फटाफट से बताओ बच्चों। हाँ जी बोलो बच्चा, जल्दी बोलो बेटा, मैसेज कर दो मेरे को। हाँ जी, अब आ गया दविंदर? ठीक है जी। अंशु वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। भावजोत, वांशिका, प्रिंस, निशांत, मनप्रीत, हरकमल, सुखलीन, अभी लग गया। अमरवीर बोलो, अमरवीर समझ में आया कि नहीं आया बेटा? फटाफट बोलो बच्चे। ठीक है जी, ठीक है, दैट्स गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो अच्छा, अब मैसेज किसका आया है जी, मैं चेक कर लेता हूँ। चलो मनवीर का मैसेज आ गया, क्लियर है सर, दैट्स वेरी, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चा, मैंने क्या कहा था कि मैंने आप लोगों को कुछ स्पेशल बातें बतानी है इसके बारे में, तो वो बातें भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि क्या है वो स्पेशल बातें जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है इसके बारे में। ठीक है, देखो बच्चा, आप लोगों ने ये चीज देखा कि जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट करते हैं ना, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है ना? तो पोटेंशियल दो कंडीशन होती है, एक चार्जिंग की और दूसरी हमने चार्ज कर दिया है जी, अब हम चार्ज नहीं कर रहे उसको, ठीक है ना? यानी कि एक चार्जिंग की बात आती है, दूसरी बिना चार्ज के भी बातें आती हैं। तो वो बातें आपको कैसे याद रखनी है, देखिए देखिए, हमने कल इंड्यूस चार्जेस के बारे में बातें करी थी कि चार्जेस कैसे कैसे इंड्यूस होंगे और कैसे कैसे आपको बातें करनी। अब जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ वो आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं वो, ठीक है? उन बातों के बिना आप ये मान के चलिए कि वो बातें अगर आपने याद नहीं करी, ठीक है, तो फिर आप बहुत सारी चीजें मिस कर देंगे, ठीक है? देखिए बच्चा, एक सबसे पहली बात मैंने क्या ली है, जैसे कि मैंने कल इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी की बात बताई, तो आज मैं बता रहा हूं इंड्यूस हुए चार्जेस की वैल्यू QI, इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है? यानी कि इसको आप बोल सकते हैं मैक्सिमम चार्ज induced on dielectric slab, induced on dielectric slab, induced on dielectric slab, 1 minute beta, induced on dielectric slab, इसकी वैल्यू आप हमेशा याद रखिए, हमने कल चार्ज डेंसिटी के लिए कॉन्सेप्ट किया था, that is QI, this is equal to minus of Q, charge applied to the plates 1 minus 1 upon K, ये आपके पास इंड्यूस्ड हो गया। अब देखिए, दो कंडीशन मैं बना रहा हूं, दो कंडीशन मेरे पास क्या क्या है। पहली कंडीशन है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, चार्ज कैपेसिटर, ठीक है, तो हमने यहां पे बात बोली कि व्हेन a dielectric slab is introduced, when a dielectric slab is, बेटा म्यूट करो अपने आप को बच्चे, when a dielectric slab is introduced, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, विद ए बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस द प्लेट्स, विद ए बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस द प्लेट्स, ठीक है। तो पोटेंशियल अगर बैटरी लगी है तो पोटेंशियल को कम थोड़ी ना होने देगी, तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू V नोट, ये तो आपका क्या रहेगा, ये तो आपका कांस्टेंट रहेगा, अगर बैटरी लगी है तो कांस्टेंट रहेगा। दूसरी चीज देखो जी, दूसरी कैपेसिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी,
C इज इक्वल टू K टाइम्स C नॉट। तीसरी चीज देखो बेटा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा, Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। चौथी चीज देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या होगा बेटा, E डिक्रीजेस। डिक्रीज कैसे होगा, E नॉट बाय K के इक्वल होगा, ठीक है। और एनर्जी क्या होगी बेटा, इंक्रीजेस। पांचवा, एनर्जी दैट इज हाफ CV स्क्वायर, एनर्जी क्या होगी बेटा, इंक्रीज। देखो बेटा मैंने कंडीशन क्या लगाई, डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने रखी है और एक बैटरी लगी पड़ी है, ये देखो एक बैटरी कनेक्ट है, ठीक है। तीसरी बात मैं क्या लिख रहा हूं कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने लगाई है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मैंने, व्हेन द बैटरी क्रॉस द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज कंडेंसर इज ऑफ। अब बैटरी को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, बैटरी को मैंने रिमूव कर दिया, हटा दिया मैंने बैटरी को, ठीक है। अब बैटरी को हटा दिया तो आपका कैपेसिटी जो है, पहली चीज कैपेसिटी K इंटू C नोट ही रहेगी, वो इंक्रीज ही रहेगी, ठीक है। चार्ज आपके पास मैक्सिमम इंड्यूस हो चुके हैं, तो चार्ज भी आपका Q इक्वल टू Q नॉट, वो रहेगा आपका कांस्टेंट, मैक्सिमम चार्जेस इंड्यूस हो चुके हैं। तीसरी बात देखिए जी, तीसरी बात क्या है कि पोटेंशियल अब आपका क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। V इज इक्वल टू होता है Q बाय C, और ये आ जाएगा आपका V नॉट बाय K के इक्वल, यानी कि पोटेंशियल आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। पोटेंशियल आपका क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेचारा पहले भी डिक्रीज कर रहा था, अब भी डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। कैपेसिटी हमने लिखी थी इंक्रीज होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, और एनर्जी भी आपकी क्या रहेगी, एनर्जी। अब देखिए एनर्जी, आप यहाँ पे एनर्जी कैसे निकालेंगे, U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C, है ना। तो ये आ गया आपका U नॉट बाय K, ठीक है ना, U नॉट बाय K के। वहां पे आपका जो कैपेसिटी था और पोटेंशियल था, पोटेंशियल आपका कांस्टेंट था ना, तब आपने CV स्क्वायर यूज किया। अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, चार्ज कांस्टेंट है तो Q स्क्वायर बाय 2C, ठीक है ना। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। वहां पे एनर्जी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी जब आपने बैटरी लगाई, जब आपने बैटरी नहीं लगाई तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। दीज आर द समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है, while dealing with these things, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो होता है बेटा कंप्लीट, हमारी यूनिट कंप्लीट होती है, एक्चुअल में चैप्टर नहीं, यूनिट कंप्लीट होती है। तो इसके कल हमारा टेस्ट रहेगा फ्लक्स पे। फ्लक्स पे टेस्ट के साथ साथ हम कुछ बच्चों के साथ बातें करेंगे और उनमें हम देखेंगे कि क्या क्या आपके डाउट्स आए हैं, ठीक है। तो चलो हम एक आध न्यूमेरिकल परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि कितने बच्चे इन चीजों को क्रैक कर पाते हैं। तो एक न्यूमेरिकल मैं बोलूंगा आप लोगों को, साथ साथ आप नोट भी कर सकते हैं मेरे, ठीक है। और एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है जी ये, ठीक है। तो एनसीईआरटी का एक भी न्यूमेरिकल नहीं छोड़ना है, हम लोगों ने कंप्लीट करके चलना है। जो जो डाउट्स आप फेस करते हो प्लीज मेरे पास उनकी फोटो भेज दीजिए या फिर मेरे को कॉल कर लीजिए, ठीक है। जब भी आपको टाइम लगता है मेरे को फोन करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी जब भी आपको डाउट आए तो मेरे को टेक्स्ट कर देना, अगर मैं फ्री हूँगा तो मेरे को कॉल करके अपने डाउट्स आप ले लेना, ठीक है ना जी। देखो बच्चा एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का, ठीक है, जो मैंने आपके लिए पहले से निकाल के रखा है ये न्यूमेरिकल। तो देखिए ये न्यूमेरिकल क्या है, देखिए मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ उस न्यूमेरिकल की, साथ साथ आप लोग भी नोट करते जाएंगे, ठीक है ना। देखिए जी क्या है हमारे पास न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल है जी ए स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका दे रखा है K has the same area as the plates, has same area as the plates of a parallel plate capacitor parallel
प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, but has a thickness is equal to, but has a thickness is equal to, इसकी थिकनेस किसके बराबर है? 3/4 d के बराबर है, 3/4 d के बराबर है, ठीक है, जिसमें d सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स होता है. How is the capacitance changed when slab is introduced between? How is the capacitance changed? How is the capacitance changed? कैपेसिटेंस कैसे चेंज हो? देखो जी, फिर चलो बातें करते हैं. मान लीजिए कि आपके पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इस तरह से लगी हुई हैं जी. पैरेलल प्लेट्स हैं आपकी. जब आप बात करते हो ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो सिंपलेस्ट अरेंजमेंट होता है जिसमें दो चार्ज प्लेट होती है, एक होती है पॉजिटिवली चार्ज और दूसरी हमारे पास होती है नेगेटिवली चार्ज. मान लीजिए हमने ये पॉजिटिवली चार्ज ली, ये नेगेटिवली चार्ज ली. अब अगर हम एयर की प्रेजेंस में बात करें तो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है जी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है बच्चा पार्ट टी, कितने? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. पोटेंशियल हम मान लेते हैं यहाँ पे वी नॉट और इनके बीच जो सेपरेशन है वो हम मान लिया डी के इक्वल. अब हमने क्या कहा जी कि कैपेसिटी कैसे अफेक्ट होगी? आपको याद होगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 बाय K. ये रिलेशन आया था मेरे ख्याल से जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बात कर रहे थे, तो ठीक है. तो अब इसने क्या कहा कि एरिया तो उसका सेम है जी, लेकिन थिकनेस जो है, जो आपकी थिकनेस है T, वो 3/4 D के बराबर है, 3/4 D के बराबर. यानी कि यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट मेरे को बनाने को मिल गया, ठीक है. चलो जी, फिर काम करना स्टार्ट करते हैं. तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस T की वैल्यू है 3/4 D इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K. सही है. बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है मेरा, वो मुझे सॉल्व करना है, रिजल्ट मेरा बन जाएगा. तो एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस 3/4 D, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 3/4 D बाय K. 3/4 D बाय K. हाँ जी, किसी बच्चे का आंसर भी आ चुका है मेरे पास. चलो, अमरवीर का आंसर आ गया 4K अपॉन K प्लस 3 इंटू C. दैट्स वेरी गुड. ठीक है. तो यहां से देखिए, यहां से मेरा जो एलसीएम वाला पार्ट है वो क्या है? एप्सिलॉन नॉट A, एलसीएम मेरा आ गया यहाँ पे 4. तो ये 4D माइनस 3D और प्लस 3/4 D बाय K. सही है. तो ये आपके पास बना एप्सिलॉन नॉट A बाय D बाय 4 प्लस 3D बाय 4K, यानी कि 4 के ऊपर चला जाएगा जी. एप्सिलॉन नॉट A इंटू 4 के ऊपर चला गया. ये बचा जी D कॉमन है यहाँ पे K प्लस 3. ठीक है. तो एप्सिलॉन नॉट A बाय D C नॉट के बराबर है, तो C नॉट इंटू 4K अपॉन K प्लस 3. दिस इज द फाइनल आंसर बच्चा पार्टी कि C नॉट किसके बराबर होता है? एप्सिलॉन नॉट A बाय D के बराबर होता है. प्लीज नोट इट डाउन. ठीक है. एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल था, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है. ठीक है. अगर आपको यहाँ पे D वगैरह की वैल्यूज दी गई हो तो आप इसको फर्दर और भी लेके जा सकते हैं. दविंदर का भी आंसर आ चुका है मेरे पास. ठीक है. तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे बच्चा पार्टी. ठीक है. आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करने वाले हैं. तो आप बताइए, आपको चैप्टर में कितने डाउट्स रहते हैं और आपको ये पूरी यूनिट कैसे समझ में आई? ठीक है. कितने डाउट्स रहते हैं तो प्लीज आप मेरे को व्हाट्सएप करके बताइए कि इस यूनिट में कितने कितने डाउट हैं आपके, कहाँ कहाँ आप वीक हैं, कहाँ कहाँ आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. प्लीज अपने जितने भी आपका एक्सपीरियंस रहा है फर्स्ट यूनिट के साथ वो शेयर कीजिए मेरे साथ, ताकि मुझे पता चले कि मेरा बच्चा कहाँ वीक है, कहाँ स्ट्रॉन्ग है. ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको रिवीजन भी दे सकूं. मेरी कोशिश यही रहेगी कि जिन जिन बच्चों के वीक एरियाज जो रहे हैं उन पे काम करूंगा ज्यादा से ज्यादा. मैं आपको असाइनमेंट अच्छे से अच्छे असाइनमेंट मैं आपको बना के दूंगा. ठीक है. तो कल का दिन आपका फ्लक्स के नाम रहेगा. परसों का दिन मैं असाइनमेंट शेयर करूंगा आपके साथ, उस असाइनमेंट के डाउट्स लूंगा मैं आपके. ठीक है. और 2 दिनों तक मैं न्यूमेरिकल सेशन ही चलाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैट के ऊपर. ठीक है. जब तक मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होता न्यूमेरिकल से, तब तक मैं न्यूमेरिकल को स्टॉप नहीं होने दूंगा बच्चा. ठीक है. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. आप सभी अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैट के वो मेरे साथ जरूर शेयर करें.
थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू।